हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स टीचिंग मेथड्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की प्रगति। गणित एक वैश्विक व सार्वभौमिक विषय है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को समझाया जाता है। गणित की प्रवृत्ति तार्किक होती है। गणित की भाषा में अंक, अक्षर, संकेत, चिन्ह, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्रों को शामिल किया जाता है। गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वह निश्चित होते हैं, तर्कसंगत होते हैं, सार्वभौमिक तथा वस्तुनिष्ठ होते हैं। गणित की विषय वस्तु में तारतम्यता तथा सामंजस्यता होती है। इसके बाद है गणित की उपयोगिता। प्रातः उठने से लेकर रात्रि सोने तक ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें गणित की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दैनिक जीवन में महत्व है कि बिना गणित के ज्ञान के हमारा जीवन कैसा है, जैसे अंधेरे व्यक्ति के लिए यह संसार है वैसा है। भाव प्रकाशन में महत्व है। बच्चों द्वारा कम या ज़्यादा लेने की जिद के समय हम देख सकते हैं गणित का कि उसके बाद है कि छोटे व बड़े द्वारा अंतर करना, गिनती करके देखना आदि। मानसिक व बौद्धिक विकास में गणित न केवल मस्तिष्क को गतिशील बनाता है अपितु मानसिक शक्तियों को प्रकाशित करने उन्हें विकसित करता है तथा उनमें विचार, विश्लेषण व विवेचन की क्रिया संचालित हो जाती है। चारित्रिक विकास में सहायक है गणित, जैसे कि सत्य, असत्य, विभेद, स्पष्ट, आदिवादिता, ईमानदारी, अनुशासन, नियमितता, विविधता, निश्चितता, शुद्धता आदि गुणों का विकास करता है गणित। इसके बाद है कि गणित के द्वारा अवकाश का सदुपयोग किया जा सकता है। अवकाश का सदुपयोग करने में सहायक है गणित। पहेलियों का निर्माण एवं हल, गणित के खेल जैसे सांप सीढ़ी, मायावी वर्ग, अंक अजूबों आदि से खाली अवकाश का उपयोग किया जा सकता है। विज्ञान की आत्मा, गणित जो है उसे विज्ञान की आत्मा कहा जाता है। वह इसके अलावा अन्य विषयों के साथ भी इसका सहसंबंध है। सर्वाधिक महत्व है गणित का विज्ञान में। इसके अलावा अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, साइकोलॉजी, तर्कशास्त्र आदि में गणित का उपयोग दे सकते हैं। इसके अलावा बौद्धिक सभ्यता का विकास करने में और सामाजिक विकास में भी इसका काफ़ी योगदान है। इसके अलावा है सौंदर्यात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक शिक्षा में महत्व है। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। तर्क किसे कहते हैं? तर्क युक्ति संग एवं नियमित चिंतन का ही एक रूप है। क्या है? तर्क युक्ति संगत एवं नियमित चिंतन का ही एक रूप है जिसकी सामग्री क्या है? भूतकालीन पुनः स्मरण किए हुए अनुभव होते हैं। इसके बाद है मन के अनुसार। मन क्या कहते हैं? मन एक दार्शनिक है, वो कहते हैं, विद्वान है। वो कहते हैं तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है जिसको केवल पिछले समाधानों के प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता। और स्किनर का कहना है तर्क शब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये किसी अवलोकित कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या किसी अवलोकित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकता है। इसके बाद है तर्क के सोपान यानी चरण। जॉन डीवी के अनुसार इसके 5 सोपान हैं। सबसे पहले है समस्या की उत्पत्ति, उसके बाद समस्या की जानकारी, उसके बाद समस्या के समाधान के उपाय, फिर वो जो उपाय का चुनाव करेंगे और फिर उपाय का उपयोग करेंगे। तर्क का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले समस्या की उपस्थिति यानी कोई समस्या हुई है, उसके बाद उस समस्या की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद समस्या समाधान करने के लिए जो उपाय है उनको देखेंगे, फिर जो भी उपाय मिले उनमें से एक उपाय का चुनाव करेंगे, उपाय का प्रयोग करेंगे। तर्क शक्ति के प्रकार देख लेते हैं। तर्क शक्ति के 2 प्रकार है। आगमन तर्क शक्ति पूर्व अनुभव, संकलित तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर एक सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करना तथा उसके आधार पर समस्या समाधान करना। यह प्रक्रिया 3 स्तरों से गुजरती है: निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण। ये तो आगमन तर्क शक्ति हो गई। इसके बाद है निगमन तर्क शक्ति। दूसरों के अनुभवों, सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग कर समस्या का समाधान करना। निगमन तर्क शक्ति में क्या करते हैं? दूसरों के अनुभव और सिद्धांतों का, नियमों का प्रयोग कर समस्या का समाधान करते हैं। और आगमन में क्या करते हैं? पूर्व अनुभव,
संकलित तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर एक सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करना तथा उसके आधार पर समस्या समाधान करना। ठीक है। उसके बाद है गणित की भाषा। लिंडसे के अनुसार गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चित ही इससे शानदार भाषा मनुष्य के मस्तिष्क में इससे पूर्व नहीं हुई होगी, ऐसा कहना लिंडसे के अनुसार। उसके बाद है अंक, अक्षरों, चिन्ह, संकेत, प्रत्यय, सिद्धांतों तथा सूत्रों को सम्मिलित किया गया गणित में। तो ये इसके कुछ चिन्ह हैं जो आप सबको याद रखना है। जोड़ के लिए हम ऐसा चिन्ह दर्शाते हैं, बाकी यानी व्यकलन को करने के लिए ऐसा चिन्ह दर्शाते हैं, भाग के लिए ये है, गुणा के लिए ये है, कोष्ठक को ऐसे दर्शाते हैं। 3 प्रकार के कोष्ठक होता है, देखो, एक बड़ा वाला, एक मध्यम वाला, एक छोटा वाला। मॉडुलस को इस तरह से 2 लाइन के माध्यम से, सिग्मा को ऐसे ई जैसा बना के, किसी चीज़ से अधिक होता तो ऐसे दर्शाते हैं, किसी चीज़ से कम होता तो ऐसे दर्शाते हैं, से अधिक या बराबर हो तो ऐसे दर्शाते हैं, से कम या बराबर हो तो ऐसे दर्शाते हैं। समरूपता को इस तरह से, सर्वांग समता को इस तरह से, वर्ग को लिए ऐसे कोष्ठक पे 2 लगा के, वर्गमूल के लिए ऐसे धन, इसके बाद है धनमूल, प्रतिशत, प्रति हजार, समानुपाती, डेल्टा को बीज या पद का योग, अनुपात, समनुपात, चाप, समकोण, लंब, अवयव, प्राकृत संख्या समुच्चय यानी कि नेचुरल नंबर को हम n से दर्शाते हैं, वास्तविक संख्या समुच्चय यानी कि रियल नंबर को हम r से दर्शाते हैं, पूर्णांक संख्या या समुच्चय का इंटीजर्स को हम i से दर्शाते हैं और पूर्ण संख्या होल नंबर को हम w से दर्शाते हैं। इसके बाद है कि अधिगम आधारित शिक्षण विधियाँ, यानी कि विज्ञान को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियाँ को हम अध्ययन करेंगे। कौन सी शिक्षण विधि है, कितनी उत्तम रहती है विज्ञान पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आगमन विधि। इस विधि में छात्रों के सम्मुख तथ्य, उदाहरण, क्रियाओं तथा वस्तुएं प्रस्तुत की जाती है। तत्पश्चात क्या कि बालक से स्वयं उसके निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया जाता है, अर्थात आगमन विधि से सूत्र की स्थापना की जाती है। इसके स्टेप्स देख लेते हैं, यानी पद आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना, उदाहरणों के आधार पर संभावित नियम बनाना, नियमों की सत्यता का निर्धारण करना और नियमों की सत्यता की पुष्टि करना। टीचिंग फॉर्मूला यानी शिक्षण सूत्र है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि के गुण देख लेते हैं। इससे क्या है, अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधि है। ये छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित विधि है। इस विधि के द्वारा मानसिक शक्ति का विकास होता है, जो रटने की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगती है। विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। आगमन विधि के दोष देख लेते हैं। इसमें क्या कि अधिक परिश्रम की यानी कि अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है तथा ये अधिक लंबी विधि है, समय बहुत लगता है इसमें। अधिक समय में कम ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल छोटे बच्चों के लिए ये उपयोगी है। उसके बाद है निगमन विधि। आगमन विधि की बिल्कुल ही अपोजिट है निगमन विधि। आगमन विधि द्वारा नियत या सूत्र की खोज का पुष्टिकरण निगमन विधि द्वारा किया जाता है। इसके स्टेप्स है, अध्यापक द्वारा छात्रों को नियम या सूत्र बताना, छात्र द्वारा विशेष या उचित परिस्थितियों में नियम का या सूत्र का प्रयोग करना। इसके बाद है सूत्र यानी इसके टीचिंग फॉर्मूला। ये जो विधि है ये अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है, सूत्र से स्थूल की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। आगमन विधि की पूरक विधि है निगमन विधि। आगमन विधि है ना, उसकी पूरक विधि है निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि दोनों साथ में मिलकर करे तो ये बेस्ट विधि है। निगमन विधि के गुण है, कम परिश्रम की आवश्यकता होती है तथा संक्षिप्त यानी छोटी विधि है, कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानार्जन की गति बहुत तीव्र होती है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है आगमन विधि, और ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। समस्या समाधान पर बल देती है ये।
इसके बाद ये आगमन विधि के दोष तो मैं देखे नहीं। आगमन विधि के दोष है अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं है। इसमें जो ज्ञान अर्जित होता है वो स्थायी नहीं है। ये क्या है कि अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है। छात्र की भूमिका इसमें गौण होती है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, मानसिक शक्ति का इसमें विकास नहीं होता और क्रियाशीलता में कमी है। छोटी कक्षाओं हेतु ये उपयुक्त नहीं है। उस तीसरी विधि है हमारी संश्लेषण विधि। इस विधि में समस्या या वस्तु के छोटे छोटे भागों को एकत्रित कर प्रस्तुत किया जाता है। ये क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, अनुमान के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। संश्लेषण विधि के गुण देख लेते हैं। इससे समस्या के हल छोटे व क्रमबद्ध होते हैं, प्रस्तुत हल बालकों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। संश्लेषण विधि के दोष है, इससे बालकों को क्यों और कैसे का ज्ञान नहीं होता है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है ये विधि, मानसिक शक्ति का उतना विकास नहीं होता है इस विधि में, और आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की कमी है इस विधि में। चौथी विधि है विश्लेषण विधि। इस विधि में वस्तु या समस्या का विच्छेदन किया जाता है, अर्थात किसी वस्तु या समस्या को छोटे छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है कि इस विधि में छात्र एक अन्वेषण के रूप में कार्य करता है। ये विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है और निष्कर्ष से अनुमान की ओर चलती है। इससे पहले एक पॉइंट है कि अंकगणित है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के गुण देख लेते हैं। विश्लेषण विधि क्या है कि रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देती है, मानसिक शक्ति का इसमें विकास होता है, बालकों को क्यों व कैसे का इसमें जवाब मिलता है, ज्ञान मिलता है। विश्लेषण विधि के दोष है कि ये प्रत्येक समस्या का इस विधि से समाधान नहीं हो पाता है। ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, समस्या के समाधान में अधिक समय लगता है इस विधि में। प्रो किम्बल यंग का एक वाक्य है, या फिर उन्होंने एक वाक्य कहा था कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना जाता है। इन्होंने विश्लेषण विधि को संश्लेषण विधि से ज़्यादा अच्छा माना है। इन्होंने कहा कि संश्लेषण विधि है ना, उसके अंदर है ना सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि है उसके अंदर क्या है कि तिनका खुद ही बाहर आना चाहता है। इसके बाद हमारी पांचवी विधि है खेल विधि। अगर आपको कोई संपूर्ण गणित के लिए बेस्ट विधि पूछे तो वो होगी आगमन निगमन विधि। इसके बाद है खेल विधि, पांचवी विधि हमारी। इसके जन्मदाता है हेनरी कोल्डवेल कुक, और प्ले वे बुक नाम लिखी थी फ्रोबेल ने। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए मैथ्स टीचिंग की श्रेष्ठ विधि है ये। इसमें खेल क्रियाओं के द्वारा गणनाओं का अभ्यास करवाया जाता है। छात्रों में सजीवता व सक्रियता बनी रहती है, गणित में रुचि उत्पन्न होती है, शारीरिक व मानसिक विकास होता है, करके सीखने पर आधारित है ये विधि। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त है, मनोवैज्ञानिक विधि है ये। इसके एग्जाम्पल इसलिए कि रस्सी कूद कर बच्चे गिनती सीखते हैं, गेंद उछालना, फर्श पर रबड़ की गेंद के टप्पे गिनना, सांप सीढ़ी का खेल, गिनती या प्रारंभिक जोड़ आदि सीखते हैं बच्चे। इसके अलावा भी बहुत सारे गेम है। छठी हमारी है परियोजना विधि। मूल आधार इसका दिया था जॉन डीवी ने, पर इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, किलपैट्रिक को माना जाता है। मूल आधार पूछ ले तो जॉन डीवी है, पर इनकी शिष्य थे किलपैट्रिक, ये क्या इनके प्रतिपादक है। प्रयोजना विधि में बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने का अवसर प्राप्त होता है तथा उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसके स्टेप्स है यानी पद परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चुनाव, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, कार्य का मूल्यांकन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना और रिकॉर्ड तैयार करना। जो रिकॉर्ड तैयार करना स्टेप्स है वो फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बताया। सबसे पहले क्या करते हैं, परिस्थिति का निर्माण करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, योजना का चुनाव करते हैं, और उसके बाद में योजना का कार्यक्रम बनाते हैं, और उसके बाद क्या कार्यक्रम का क्रियान्वयन करते हैं और कार्य का मूल्यांकन करते हैं, और सबसे लास्ट स्टेप है रिकॉर्ड तैयार करना, जो कि फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके गुण देख लेते हैं। रोचकता आती है इससे,
उपयोगिता है। इसकी स्पष्ट उद्देश्य स्वतंत्रता, क्रियाशीलता, व्यक्तिगत विभिन्नता, यथार्थ मितव्ययता, सामाजिकता, संवेदनता यानी कोऑर्डिनेशन बना रहता है। बच्चों में मानसिक विकास होता है। ये छात्र केंद्रित करके सीखने पर आधारित है। राय बर्नर ने संवेदन को योजना का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। इसके दोष है अधिक समय व धन खर्चीली विधि है, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है, पूर्ण स्वतंत्रता देने से क्या होता है कि उचित परिणाम कभी कभी उचित नहीं आ पाते। तो ये थी हमारे गणित शिक्षण का पार्ट फर्स्ट। अगले वीडियो में हम मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।